हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगर सॉल्यूशन। सिंगर सॉल्यूशंस की आपने डेफिनेशन भी देखी होगी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसे व्यापक हल से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता सिंगर सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन इस डेफिनेशन से क्या आपको ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन में करना क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना कैसे है? नहीं। तो इसके लिए एक और डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन आप याद रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और वो डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है। क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन है कि अवकल समीकरण के व्यापक हल द्वारा प्रदर्शित वक्रों के कुल का एनवलप ही विचित्र हल होता है। ऐसे हल में स्वच्छ अचर विद्यमान नहीं होते हैं तथा सामान्यतः व्यापक हल की विशेष स्थिति भी नहीं होती है। ऐसा हल विचित्र हल कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन आप याद रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में विचित्र हल कैसे निकालना है। ठीक है, तो कैसे पता चल रहा है आपको कि इस डेफिनेशन से करना क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि अवकल समीकरण के व्यापक हल द्वारा प्रदर्शित वक्रों के कुल का एनवलप, वक्रों के कुल का एनवलप ही विचित्र हल होता है। देखो यहाँ पे आपको एक शब्द देखने को मिल रहा होगा, एनवलप। तो जो आप व्यापक हल निकालोगे, अवकल समीकरण का जो व्यापक हल आपको निकलेगा, उन वक्रों के कुल का जो एनवलप होगा, क्या एनवलप, जो एनवलप होगा वही विचित्र हल है। क्या है? वही विचित्र हल है। देखो ध्यान से, एनवलप ही विचित्र हल होता है। अगर आप, मैं हाईलाइट जो पॉइंट कर रहा हूँ, अगर उन्हीं को पढ़ें आप तो आपको शायद समझ में आएगा कि ये देखिए, अवकल समीकरण के व्यापक हल का एनवलप ही विचित्र हल होता है। अब आप इसको पढ़िए, सिर्फ बीच के को छोड़ दीजिए, ठीक है, फिर आप उसको भी पढ़ लेना। ठीक है, देखिए पढ़िए पहले कि अवकल समीकरण के व्यापक हल का एनवलप ही विचित्र हल होता है। क्या? अवकल समीकरण के व्यापक हल का एनवलप ही विचित्र हल होता है। दैट इज मीन एनवलप ही क्या है? विचित्र हल है। इस डेफिनेशन से आपको पता चल रहा है कि आपको वर्क किस पे करना है? एनवलप पे करना है। अब एनवलप क्या होता है ये भी मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे का डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ऐसे हल में स्वच्छ अचर विद्यमान नहीं होते हैं। ये आपको याद रखना है कि स्वच्छ अचर उसमें नहीं होंगे। ठीक है, अगर अचर होंगे तो फिर वो तो व्यापक हल हो जाएगा। तो अचर नहीं होंगे इसमें। ठीक है, तथा सामान्यतः व्यापक हल की विशेष स्थिति भी नहीं होती है। सामान्यतः व्यापक हल की विशेष स्थिति भी नहीं होती है। इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि ये व्यापक हल से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता और आप पर्टिकुलर कोई स्पेशल केस, यानी कि विशेष स्थिति लगाकर भी इसको व्युत्पन्न नहीं कर सकते। ये वाली लाइनें आपको समझा रही है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो ऐसा हल विचित्र हल कहलाता है। ये एकदम सूटेबल डेफिनेशन है और आप ये डेफिनेशन याद रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो अगर समझने के लिए आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ऐसा हल जिसे व्यापक हल द्वारा व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता विचित्र हल कहलाता है। ठीक है, बट उस डेफिनेशन से कोई सेंस नहीं निकलता है। आप इस डेफिनेशन को याद रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। तो ये हुई इसकी डेफिनेशन की बात। और मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस डेफिनेशन से हमें एक वर्ड पता चल रहा है, एनवलप। दरअसल एनवलप होता क्या है, मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं कि एनवलप क्या होता है तो आप कुछ इस प्रकार समझें। जैसे मान लो व्यापक हल के द्वारा कुछ वक्र बनाए जाएंगे, वक्रों के कुल बनाए जाएंगे। सपोज दैट एक वक्र ये बना है, दूसरा वक्र ये बना है, तीसरा वक्र कोई ये बना है। ठीक है, अब ये वक्र जिस बिंदु पर, यहाँ पर जो प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा, ठीक है, जिस अवकल समीकरण के आपने जो ये वक्र बनाए हैं, अगर उसका हल करने के बाद आपको जो प्रतिच्छेद बिंदु मिलेंगे, सपोज दैट मुझे एक यहाँ पर मिला प्रतिच्छेद बिंदु, दूसरा यहाँ, एक यहाँ,
इन तीनों वक्रों पर आपको जो प्रतिच्छेद बिंदु मिले हैं, जिस अवकल समीकरण के ये आपने वक्र बनाए हैं और उसको हल करने के बाद आपको जो प्रतिच्छेद बिंदु मिले हैं, अगर मैं इन प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिला दूं, ये सही से मिल नहीं रहा, बाकी एकदम ही सही से ऐसे मिलता है बिल्कुल, ठीक है। अगर मैं इनको मिला दूं तो इनको मिलाने वाला जो ये बिंदु पथ है, आपको समझ में आ रहा होगा कि इन प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाने वाला ये बिंदु पथ, ये बिंदुओं का एक पथ है तो बिंदु पथ कहेंगे इसको। तो इन प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाने वाला ये बिंदु पथ क्या कहलाता है? एनवलप कहलाता है। क्या कहलाता है? एनवलप कहलाता है, ठीक है। ये तो ग्राफिकली समझ में आया। अब क्वेश्चन में इस एनवलप का क्या मतलब है वो अलग चीज़ है। यहाँ पर क्वेश्चन में एनवलप कहता है कि एनवलप आपको क्वेश्चन में कहाँ मिलेगा? आपको एनवलप क्वेश्चन में मिलेगा पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट के अंतर्गत। क्या आपको एनवलप कहाँ मिलेगा? पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट के अंतर्गत। मतलब जब आप क्वेश्चन में पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो उनमें से पी डिस्क्रिमिनेंट में जो खंड है वही सी डिस्क्रिमिनेंट में भी वही खंड है। तो ऐसा उभयनिष्ठ खंड जो कि दोनों में एक बार आता हो तो वह क्या कहलाएगा? एनवलप कहलाएगा। और वह एनवलप ही क्या हो जाएगा? विचित्र हल हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, दोबारा सुनिए कि जब आप पी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और उसके बाद सी डिस्क्रिमिनेंट भी निकालेंगे, ठीक है। दोनों डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल दीजिए। उसके बाद दोनों डिस्क्रिमिनेंट निकालने के पश्चात देखिए कि कौन सा खंड, जो उसके खंड बनेंगे, ठीक है, तो उनमें से कौन सा ऐसा खंड है जो एक बार आता है, दोनों में एक बार आता है और दोनों में ही आता है। उभयनिष्ठ होना चाहिए और एक ही बार आना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो वह उभयनिष्ठ नहीं होगा, ठीक है। उसको भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो एक बार आना चाहिए और उभयनिष्ठ होना चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब जो पी डिस्क्रिमिनेंट में भी आता हो और सी डिस्क्रिमिनेंट में भी आता हो, ऐसा खंड क्या होगा? एनवलप होगा। और उसी एनवलप को हम क्या कह देते हैं? विचित्र हल कह देते हैं। यह आगे आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो डेफिनेशन से ये पता चल रहा है कि आपको एनवलप निकालना है। दैट इज़ मीन एनवलप आपको कहाँ से मिलेगा? पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट से मिलेगा। अब आपको लिए जानना ज़रूरी है कि पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊँगा। और आगे मैंने कुछ स्टार पॉइंट्स लिखे हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला स्टार पॉइंट मैंने लिया है कि क्लारेट समीकरण आपने देखी होगी। ये इसका जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। y इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, जहाँ पर p की वैल्यू क्या होती है? dy/dx होती है, ठीक है। को हल करने पर विचित्र हल प्राप्त होते हैं, ठीक है। क्लारेट समीकरण को आप हल करोगे तो विचित्र हल मिलेंगे। ये आप ध्यान रखिए कि अगर आपके पास क्लारेट समीकरण है तो इससे आप विचित्र हल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला स्टार पॉइंट बताता है। दूसरा स्टार पॉइंट है कि विचित्र हल, कोई भी विचित्र हल हो सकता है। जैसे xy का ही फंक्शन होगा तो मैंने यहाँ पे जनरली उसका फॉर्मूला लिख दिया है। वैसे कोई इश्यू नहीं कि जो आपका विचित्र हल है उसके दोनों डिस्क्रिमिनेंट, कौन कौन से डिस्क्रिमिनेंट p एंड c के रूप में विद्यमान होता है। देखो इस स्टार पॉइंट में क्लियर किया गया है कि विचित्र हल क्या होगा? p और c जो डिस्क्रिमिनेंट है उनमें ही विद्यमान रहेगा। p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट में ही आपका क्या रहेगा? p डिस्क्रिमिनेंट तथा c डिस्क्रिमिनेंट में ही विद्यमान रहेगा क्या? विचित्र हल। विचित्र हल दोनों डिस्क्रिमिनेंटों के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालना ज़रूरी है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि p डिस्क्रिमिनेंट तथा c डिस्क्रिमिनेंट दोनों में से, ध्यान दीजिए, p डिस्क्रिमिनेंट तथा c डिस्क्रिमिनेंट दोनों की बात हो रही है, दोनों में एक बार आने वाला खंड क्या होगा? विचित्र हल होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि p डिस्क्रिमिनेंट तथा c डिस्क्रिमिनेंट दोनों में का मतलब क्या हो गया? उभयनिष्ठ। दोनों में आ रहा है इसका मतलब उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो दोनों में एक बार आने वाला खंड विचित्र हल होगा। अब एक बार आने से क्या तात्पर्य है? जैसे अगर मान लो p डिस्क्रिमिनेंट में आपको मिल गया x
और सी डिस्क्रिमिनेंट में आपको मिल गया एक्स क्यूब, तो ये अब कॉमन रह ही रहेगा, यानी कि ये विचित्र हल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक बार आ रहा है और यहाँ पे एक्स 3 बार आ रहा है। ठीक है, तो अगर एक बार आता है तो कॉमन रहेगा और वो विचित्र हल होगा, अगर ज़्यादा बार आ गया है तो वो विचित्र हल नहीं होगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई? ओके, नाउ अब बात करते हैं कि यार पी डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाए और सी डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाए। मेन चीज़ तो यही है, अगर ये दोनों निकल गए तो फिर ओबेनेस्ट गुणनखंड छाट करके आप आराम से बता सकते हैं कि ये विचित्र हल है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि पी डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाए। तो पी डिस्क्रिमिनेंट के लिए आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके प्रश्न में दी हुई रहेगी, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको प्रश्न में दी हुई रहेगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डी का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि फंक्शन होगी एक्स वाई का, और पी यहाँ पर अवकलज रहेगा। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको आप क्या करेंगे, पी के रेस्पेक्ट में एक बार अवकलज कर देंगे। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का पी के रेस्पेक्ट में आप अवकलज कर देंगे और इक्वल टू में कितना रखेंगे, 0। ठीक है, जैसे आप इक्वल टू में 0 रखेंगे और इसका अवकलज कर देंगे, उसके बाद ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, दो इक्वेशन मिल चुकी है आपके पास। एक तो पहले से इक्वेशन थी और दूसरी अवकलज करने के बाद बन गई। तो दो इक्वेशन आपको मिल चुकी है और इन दोनों इक्वेशनों की सहायता से आपको क्या करना है, पी को लुप्त करना है। क्या करना है, पी को लुप्त करना है, यानी कि दोनों इक्वेशनों की सहायता से आप पी को रिमूव कर दीजिए, वहाँ से हटा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, पी डिस्क्रिमिनेंट मिल जाएगा। ध्यान रखिए कि पी डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं तो पी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे और पी को ही लुप्त करेंगे, तो क्या मिलेगा, पी डिस्क्रिमिनेंट। सेम वही का वही काम इधर करना है। जैसे सी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो वही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी और उसका डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, सी के रेस्पेक्ट में करेंगे, और इन दोनों की सहायता से किसको लुप्त करेंगे, सी को लुप्त करेंगे, तो क्या मिलेगा, सी डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा। ठीक है, तो दोनों सेम है। पी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो सारी चीज़ें पी के लिए करेंगे, सी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो सारी चीज़ें सी के लिए करेंगे। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं वर्किंग मेथड की। ठीक है, ये सब चीज़ें पता चल चुकी है आपको और इनमें ही पता चल गया होगा कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है। फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या इसका वर्किंग मेथड है। वर्किंग मेथड है इसका दोस्तों, सबसे पहला स्टेप कहता है कि आपको इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकालना है, हल ज्ञात करना है। हल ज्ञात करने का मतलब है y आपको निकालना है। ये हल में आप देखते होंगे कि y कुछ वैल्यूज़ आती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसका हल निकालना है, जो भी आपके क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगी। ठीक है, तो उसका हल आप निकालिए। सबसे पहला काम ये है, अगर हल निकालने से पहले अगर आप एक काम कर लें कि उसको क्लारेट फॉर्म में चेंज कर लें। अगर इक्वेशन इस तरह की है कि उसको क्लारेट फॉर्म में चेंज किया जा सकता है तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर आप उसको क्लारेट फॉर्म में चेंज करने में सफलता हासिल कर लेते हैं तो उसको आसानी से हल किया जा सकता है। और हम जानते हैं कि क्लारेट समीकरण का हल कैसे निकाला जाता है, कि क्लारेट समीकरण में P बराबर C रख देंगे तो वही डायरेक्ट उसका क्या हो जाता है, व्यापक हल हो जाता है। ठीक है, तो कितना आसान होता है, अगर क्लारेट समीकरण हमें मिल जाती है तो उसको P बराबर C रख देने पर ही हमें हल मिल जाता है डायरेक्ट, सिर्फ एक काम करना रहता है, इतना सा। सो आप ये कीजिए कि अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर क्लारेट फॉर्म में चेंज हो रही है तो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर नहीं हो पा रही है तो आप प्रतिस्थापन लगा करके क्लारेट फॉर्म में चेंज कर दीजिए। क्या, या तो क्लारेट फॉर्म में डायरेक्ट चेंज हो जाएगी, नहीं हो रही है तो आप कुछ प्रतिस्थापन लगा के क्लारेट फॉर्म में चेंज कर दीजिए। अगर फिर भी नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो कोई और अन्य मेथड से है सोल्व होगी। ठीक है, तो फिर आपको वो उस मेथड से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करनी रहेगी। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको हल करना है। ठीक है, पहला स्टेप ये रहेगा। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या रहेगा कि आप उसका पी डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। थर्ड स्टेप रहेगा उसका सी डिस्क्रिमिनेंट निकालिए और दोनों में जो उभयनिष्ठ आएगा खंड, वही क्या हो जाएगा, आपका सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। कि कहने का मतलब यह है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का हल ही करना है। सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए भी हल कर लेंगे आप उसको, तो उसके बाद पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट आसानी से निकल जाएंगे और फिर वहाँ पर आपको देखना है कि दोनों में कौन उभयनिष्ठ खंड है जो एक बार आता है।
एक बार आने वाला खंड कौन सा है इन दोनों पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट जो आपने निकाले हैं उनमें से कौन सा ऐसा खंड है जो एक बार आ रहा है, और वही क्या है बता देंगे आपकी, यही क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सिंगुलर सॉल्यूशन बहुत आसान है, और बेसिकली अगर मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा और ज़्यादा जानकारी दूँ, वैसे तो काफ़ी जानकारी है इसके लिए, बट इसका नाम सिंगुलर सॉल्यूशन क्यों है, यहाँ आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा। सिंगुलर सॉल्यूशन, इसको सिंगुलर से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर इस सिंगुलर का मतलब इसलिए लिया गया है ताकि ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक। सिंगुलर का मतलब आप समझ रहे हैं, एक। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक। ठीक है, उसी को हम सिंगुलर बोलते हैं, एक। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक इसलिए इस्तेमाल किया गया है, सिंगुलर वर्ड इसलिए लिया गया है क्योंकि ये जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक होता है एकदम। ठीक है, तो इसके जैसा सॉल्यूशन और नहीं मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ अद्वितीय होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन इसका निकाला जा सकता है, वो होता है यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि सिंगुलर सॉल्यूशन। इस वजह से यहाँ पे सिंगुलर वर्ड यूज किया गया है इस सॉल्यूशन के लिए, और इसे बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, और भी है इसकी थोड़ा सा इतिहास, तो फिलहाल तो इतना ही, क्योंकि आपने देख लिया कि सिंगुलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, और उसके बारे में मैंने कुछ स्टार पॉइंट्स भी निकाल के दिए आपको, तो उसके बाद वर्किंग मेथड भी समझाया। लेकिन इन सब का सेंस कब निकलेगा, जब हम इन सब को एक क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको समझाने के लिए, इन सबको समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना चाहूँगा, कि एक एग्जाम्पल लेंगे हम, उसके थ्रू इन सबको समझेंगे, और इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और आपको समझ में भी आएगा कि वाकई में क्वेश्चन में किस तरीके से इन सब चीज़ों को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं लूँगा एक एग्जाम्पल। तो मैंने इक्वेशन लिख दी है, ये हमारा एग्जाम्पल है, जिसका हमें क्या निकालना है, सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। क्या है इक्वेशन है sin x डिवाई बाई डी एक्स कॉस वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स डिवाई बाई डी एक्स साइन वाई प्लस डिवाई बाई डी एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको क्या निकालना है, सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या चेक करना रहता है कि कहीं ये क्लारेट फॉर्म में तो चेंज नहीं हो रही है। क्लारेट फॉर्म क्या होती है, क्लारेट फॉर्म होती है वाई इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी। ठीक है, तो कहीं आपको ये पद नज़र तो नहीं आ रहे हैं इस इक्वेशन में, वो आप चेक कर लीजिए कि अगर ऐसे पद बनते हुए नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब वो क्लारेट फॉर्म में चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर देखते हैं, और चूँकि यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि P बराबर क्या है, P बराबर होता है dy बाई डी एक्स। क्या होता है, dy बाई डी एक्स। अच्छा, तो यहाँ मैं dy बाई डी एक्स की जगह पर अगर P सपोज कर लूँ, तो क्या मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है क्या इस इक्वेशन में, देखते हैं ज़रा। तो यहाँ अगर मैं P रख देता हूँ, dy बाई डी एक्स की जगह पर क्या रख देता हूँ, P रख देता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, px। बिल्कुल थोड़ा सा मिला। यहाँ पे देखिए कि क्लारेट फॉर्म में px आता है, बिल्कुल आता है, तो ये क्लारेट फॉर्म में चेंज हो सकती है। तो देखते हैं ये क्लारेट फॉर्म में चेंज होती है या नहीं होती है। तो पुट करते हैं इसमें कि क्या रखेंगे हम, dy बाई डी एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, P रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ डायरेक्ट साइन x, ये P, dy बाई डी एक्स की जगह पर P, और ये cos y इक्वल्स टू cos x डॉट P, और ये साइन y प्लस P। ठीक है, इतना काम हो गया। अब इन सारे पदों को मैं एक तरफ ले आता हूँ। ठीक है, तो ये इधर साइन एक्स पी कोस वाई, ये इधर आएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस कोस एक्स पी साइन वाई, और ये माइनस पी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर मुझे एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला नज़र आ रहा है, कौन सा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। क्या होता है ये, साइन ए माइनस बी। ठीक है, क्या होता है, साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर ए की जगह पर कौन है, एक्स पी या पी एक्स कुछ भी कहें,
और b की जगह पर कौन है, y, तो क्या हो जाएगा ये साइन एक्स पी माइनस वाई। ठीक, ये इसका फॉर्मूला बन गया माइनस p बराबर 0। अब मैं p को उधर शिफ्ट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा साइन एक्स पी माइनस वाई बराबर p। ठीक है, अब मैं साइन को भी उधर शिफ्ट कर देता हूँ तो इधर क्या बच जाएगा पी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स p हो जाएगा। साइन उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस y को इधर शिफ्ट कर देता हूँ और साइन इनवर्स p को इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो y उधर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो उधर की साइड को मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पी एक्स माइनस साइन इनवर्स p। क्या ये क्लारेट समीकरण के फॉर्म की है? क्या आपको एक क्लारेट फॉर्म नज़र आ रही है? y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। ये p का फंक्शन है, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन किसका, p का। तो y बराबर पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। देखो y बराबर पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, इसका मतलब ये क्लारेट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, क्लारेट फॉर्म है। और क्लारेट फॉर्म मिल गई तो इसका हम हल कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इसका हल लिख सकते हैं। तो एक का हल क्या हो जाएगा, एक का हल आप डायरेक्ट रख सकते हैं। क्लारेट समीकरण का हल क्या हो जाता है कि आप p की जगह पर क्या रख दें, वहाँ पर c रख दें, तो वही आपका क्या हो जाता है, हल हो जाता है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। अच्छा, पहला स्टेप था कि समीकरण को हल कीजिए, या तो क्लारेट फॉर्म में चेंज करके हल करो, या फिर नहीं हो रही है तो दूसरे तरीके से हल करो। तो ये क्लारेट फॉर्म में चेंज हो गई थी, इसको हमने हल कर दिया। वर्किंग मेथड का पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप कहता है कि उसका पी डिस्क्रिमिनेंट निकालो। और पी डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाता है आप लोगों को पता होगा। तो मैं सबसे पहले बात करूँ, ये पी स्मॉल रहता है, याद रखना। पी डिस्क्रिमिनेंट की अगर मैं बात करूँ तो पी डिस्क्रिमिनेंट के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले आपकी जो इक्वेशन है उसका क्या करना है, आपको p के ही रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, और उसके बाद p को ही क्या करना है, लुप्त करना है। ठीक है, तो इक्वेशन एक का मैं क्या कर दूंगा, इक्वेशन एक का, ठीक है, एक का p के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करने पर, p के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो इक्वेशन एक का मैं p के सापेक्ष में अवकलन करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा dy बाई dp होगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि हमें p के रेस्पेक्ट में करना है तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि p का ही होगा फिर y का नहीं होगा। y इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस, इधर क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स का क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन एक्स का। तो p की जगह पर यहाँ x की जगह पर क्या है, यहाँ पर p है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो दोनों तरफ में वर्ग कर दूंगा तो इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इधर ना लिख के मैं इधर लिख देता हूँ, इसको अपन दो पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसका दोनों साइड पे क्या कर देता हूँ, वर्ग कर देता हूँ, स्क्वायर कर दूंगा तो इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा 1/1 माइनस पी स्क्वायर, रूट हट जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए आप 1 माइनस पी स्क्वायर को ऊपर ले आऊँगा, एक्स स्क्वायर को नीचे ले जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर बराबर 1/x स्क्वायर। अब मैं इस पी स्क्वायर को इधर ले आऊँगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आऊँगा, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा ना। फिर इधर आगे देखिए अब मैं यहाँ से सिर्फ p निकाल लेता हूँ, p, तो ये क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा वैल्यू, क्योंकि
रूट लूँगा तो पी स्क्वायर को हटाऊँगा तो इधर रूट हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर में एलसीएम ले लूँगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर तो रूट से बाहर आ जाए आकर के क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स। ये पी की वैल्यू आ गई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या करना है, 1 और 3 की सहायता से क्या करना है, पी को लुप्त करना है। ठीक है, तो पी कैसे लुप्त होगा, जब आप इस पी की वैल्यू को 1 में डाल देंगे तो पी यहाँ से हट जाएगा, वैल्यूज किस में आ जाएगी एक्स में हो जाएगी चेंज। ठीक है, तो समीकरण 1 व 3 से पी को लुप्त करने पर, 1 व 3 से पी को लुप्त करने पर, ठीक है, कैसे लुप्त होगा, पी की वैल्यू आप इसमें डाल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये वैल्यूज डाल देता हूँ। ठीक है, तो वैल्यूज डालूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, देखिए पी एक्स, तो पी की जगह पर क्या रखना है, देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स डॉट एक्स। ये p की जगह पर तो क्या रखा है मैंने, अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स और डॉट एक्स। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन इनवर्स p भी है, माइनस ये साइन इनवर्स, और p की वैल्यू क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये एक्स से ये एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से हमें, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। और यही क्या है आपका p डिस्क्रिमिनेंट है। क्या ये p डिस्क्रिमिनेंट। अब हम c डिस्क्रिमिनेंट और निकाल लेते हैं फटाफट से। सो c डिस्क्रिमिनेंट और निकाल लेते हैं। c डिस्क्रिमिनेंट के लिए मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जैसे आपने p डिस्क्रिमिनेंट के लिए p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, वैसे c डिस्क्रिमिनेंट के लिए आपको c के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और c कौन सी इक्वेशन में आ रहा है, इक्वेशन नंबर 2 में आ रहा है, और वो भी इसी का क्या है एक हल है। ठीक है, तो समीकरण 2 का हम क्या करेंगे, c के सापेक्ष अवकलन करने पर, c के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, आप समझ जाना, अवकलन करने पर। ओके, यहाँ देखिए y का क्या हो जाएगा, y का 0 हो जाएगा, cx का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स c का वही अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं c की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकाल के बता देता हूँ आपको, वही आएगी जो p के लिए निकाली थी, क्योंकि क्या किया हमने p की जगह पे c तो पुट किया है। ठीक है, तो क्या आ जाएगी c इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, आप चाहे तो रख के देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इस चीज़ में, वही आएगा। ठीक है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 जो है यहाँ पे c की वैल्यू हो जाएगी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। और हमें क्या करना है, 2 व 5 की सहायता से, 2 व 5 से किसको लुप्त करना है, c को लुप्त करने पर, किसको लुप्त करना है, c को लुप्त करने पर। ठीक है, c को लुप्त कीजिए। c को लुप्त करने के लिए क्या करेंगे, 5 से वैल्यू किस में डालेंगे, 2 में, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए cx, और x से x फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे ऊपर कैंसिल आउट हुआ था, तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर -1 माइनस साइन इनवर्स c की जगह पर ये c की वैल्यू रख देंगे, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। ये क्या आ गया आपका c डिस्क्रिमिनेंट, और c डिस्क्रिमिनेंट भी आ गया, p डिस्क्रिमिनेंट भी आ गया। फिर हमारा लास्ट में स्टेप क्या कहता है, हमारा लास्ट स्टेप कहता है कि जो p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट में उभयनिष्ठ हो और एक ही बार आए, ऐसा खंड क्या होता है, विचित्र हल होता है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा पद, इस वाले पूरे पद
ये देखिए यहाँ पे ये वाला पूरा पद और ये वाला पूरा पद एक ही बार आ रहा है और दोनों में उभयनिष्ठ भी है, अतः ये क्या हो जाएगा, विचित्र हल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 व 6 से, 4 व 6 से विचित्र हल क्या हो जाएगा, 4 व 6 से विचित्र हल y बराबर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ये क्या हो जाएगा, आपका विचित्र हल हो जाएगा। तो इस तरीके से विचित्र हल निकाला जाता है। पी डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, सी डिस्क्रिमिनेंट निकालिए और देखिए कि कौन सा खंड एक बार आ रहा है और दोनों में आ रहा है, वही विचित्र हल हो जाएगा। तो पी डिस्क्रिमिनेंट इस तरीके से निकाला जाता है, पी को विलुप्त करो पी डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा, सी को विलुप्त करो सी डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिंगुलर सॉल्यूशन निकाला जाता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, तो पसंद आया लाइक शेयर ज़रूर करना। ठीक है, और तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेरी रहती है आपकी या फिर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।